क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड एम्मी अवार्ड, किस देश का यह टेलीविजन का सबसे ख्यातनाम अवार्ड है? और भारत और किस देश के बीच पैसेज नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपने यदि भारत का संविधान पढ़ा है तो इनमें आपको एक शब्द कहीं पढ़ा होगा जिसका नाम है साइन-डाइस-थगन, जो हाल ही में सुर्खियों में आया। तो यह सुर्खियों में क्यों आया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 26 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। और चाहे आप क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आपके सिलेबस में करंट अफेयर का टॉपिक है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। और एक साल तक के लिए हमारी जीके 2020 चैनल को फॉलो कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? दोस्तों याद रखो, वर्ल्ड मैरीटाइम डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 24 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 सितंबर। और हर एक देश में 24 सितंबर को ही नहीं मनाया जाता, कोई भी देश अपने व्यक्तिगत के रूप में यह वर्ल्ड मैरीटाइम डे अलग अलग तारीख को मनाते हैं। जिस तरह यहां लिखा है 26 सितंबर 2020 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया। तो देखो, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 24 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व समुद्री दिवस मनाने की सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर है, व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर है। और लेकिन यह आमतौर पर सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, लेकिन भारत देश में मनाया गया 24 सितंबर को। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया तो इस साल की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। क्या? और यहां आप इमेज में भी पढ़ सकते हैं, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, जो 2020 के यह विश्व समुद्री दिवस की थीम रखी गई है। और इसी के साथ संलग्न है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन। तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन के लंदन में। और अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1948 को। और अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के महासचिव कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नाम है कीटेक लिम। क्या? कीटेक लिम वो अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के महासचिव है। और जब इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है और सितंबर का एंड होने की तैयारी है तो सितंबर में हमने कौन कौन से इंपोर्टेंट डे मनाए यहां मैं आपको सीक्वेंस में याद दिला रहा हूं। यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। पहले तो आप याद रख लो, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। क्या? न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जा रहा है सितंबर माह को। सबसे पहले आया 2 सितंबर। 2 सितंबर को हमने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया, विश्व नारियल दिवस। उसके बाद आया 5 सितंबर। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। इसके बाद 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रति वर्ष। लेकिन 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है क्योंकि हमारे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जन्म जयंती के अवसर पर 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। उसके बाद आया 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। और 18 सितंबर को लेकर 3 इंपोर्टेंट डे सुर्खियों में आए। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, क्या? वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया। और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को। और 18 सितंबर अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। 19 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस हमने मनाया।
उसके बाद आया 21 सितंबर। 21 सितंबर को हमने दो इंपॉर्टेंट डे मनाए, एक अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और दूसरा विश्व अल्जाइमर दिवस। उसके बाद 22 सितंबर को हमने विश्व गैंडा दिवस मनाया गया, वर्ल्ड राइनो डे। यहां आप पढ़ सकते हैं कब मनाया गया, 22 सितंबर को। इसके बाद आया 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। और 23 सितंबर को ही हाइफा दिवस मनाया। और यह क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था, हाइफा दिवस क्यों मनाया गया, इसके बारे में इतिहास भी बताया था। तो दोस्तों इसी तरह रिवाइज करते रहने से आपको अच्छी तरह याद रह जाता है और हर एक क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी तरह मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 2020 में भारत की जीडीपी नेगेटिव 5.9% का अनुमान किसने लगाया है। दोस्तों भारत की जीडीपी का हाल ही में बहुत सी अंतरराष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने भारत की जीडीपी 2020-21 में कौन से दर पर रहेगी वो उन्होंने बताया। तो हाल ही में UNCTAD अंकटाड ने जीडीपी -5.9% रहेगी भारत की 2020 में, यह बात कही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और इसे UNCTAD बोले तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पूर्वानुमान है कि भारत की जीडीपी वर्ष 2020 में 5.9% तक संकुचित होगी, यानी कि नेगेटिव। लेकिन 2021 के लिए UNCTAD ने भारत की अर्थव्यवस्था में 3.9% से वृद्धि का अनुमान लगाया है। और यहां जब बात करते हैं UNCTAD के, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का पूरा नाम। हिंदी में कहे तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। और UNCTAD का अध्यक्ष वर्तमान कौन है, मुखिसा कितुई। और इसकी स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1964 को UNCTAD की स्थापना हुई। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है खुशी चंदालिया। और वो गुजरात के सूरत शहर की रहने वाली है, सिर्फ 17 साल की लड़की जिसका नाम है खुशी चिंदालिया। और वो UNEP की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है। और यहां आप देख सकते हैं खुशी चिंदालिया को। तो 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और याद रखो, सूरत की खुशी चिंदालिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। और इसे बनाया गया है क्षेत्रीय एम्बेसडर। तो दोस्तों नाम मत भूलिएगा, खुशी चिंदालिया। और यहां हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। तो UNEP इंडिया कार्यालय के कंट्री हेड कौन है, अतुल बगई। और UNEP की गुडविल एम्बेसडर कौन है, दिया मिर्जा जो एक फिल्म अभिनेत्री है। और UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में स्थित है। और UNEP की निदेशक कौन है, इंगर एंडरसन जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं ये। और UNEP की स्थापना कब हुई, 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना हुई। चौथा क्वेश्चन, टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला एम्मी अवार्ड किस देश का एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। हाल ही में टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह एम्मी अवार्ड जिसकी घोषणा की गई वो एक अमेरिका देश का ख्यातनाम टेलीविजन क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। तो कोविड-19 के समय में एम्मी अवार्ड्स 2020 से हॉलीवुड के पहले प्रमुख शो की शुरुआत हुई है। इस समारोह की मेजबानी जिमी किमेल द्वारा लॉस एंजलिस के एक खाली थिएटर में की गई थी।
यानी कि कोविड-19 के चलते इस तरह का पहला अवार्ड प्रदान किया गया है लॉस एंजलिस के एक खाली थिएटर में। और यहां आप देख सकते हैं तो एमी अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की सूची के बारे में भी हम कुछ नजर डालें तो विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। इसमें ड्रामा सीरीज में अवार्ड जीता है सक्सेशन ने, और सक्सेशन ने ड्रामा सीरीज का उत्कृष्ट निर्देशन अवार्ड जीता। ड्रामा सीरीज का उत्कृष्ट लेखन पुरस्कार भी दिया गया है सक्सेशन को ही। और दूसरी कैटेगरी है लिमिटेड सीरीज, जिसका अवार्ड जीता है वॉचमैन ने, और लिमिटेड सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन किया है वॉचमैन। और कॉमेडी सीरीज में अवार्ड जीता है शीट्स क्रीक। किसने? शीट्स क्रीक। और कंपटीशन प्रोग्राम रूपोल्स ड्रैग रेस ने यह अवार्ड जीता है। पांचवा क्वेश्चन, संसद के सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपको भी पता है कि संसद के मानसून सत्र है वो हाल ही में समाप्त हुआ, और आपने भी लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी पर देखा होगा। तो हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि संसद के सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं, और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द का प्रावधान किया गया है, और इस शब्द का नाम है साइन डाई स्थगन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइन डाई स्थगन। तो देखो, संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इस तरह से संसद के मानसून सत्र का भी समापन हो गया है। 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र के समापन की घोषणा किसने की? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। और यहां जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां सत्र की बात की गई और साइन डाई स्थगन की और लैम डक सत्र। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो यह सारे जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं। संविधान के अनुच्छेद 85(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अनुच्छेद में यह इस तरह का प्रावधान किया गया है। और संसद के सत्र, भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। और यह 3 सत्र कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र वो फरवरी से मई में के आसपास होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर के आसपास होता है। और जब बात करते हैं इस कुछ शब्दों की, तो लैम डक सत्र क्या है? लैम डक सत्र का अर्थ है नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना। इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं उन्हें ही लैम डक कहा जाता है। तो यह है लैम डक सत्र। लेकिन यहां हाल ही में सुर्खियों में रहा है साइन डाई स्थगन। यह क्या है? तो देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सदन का पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित तो करे किंतु सदन के पुनः एकत्रित होने के संबंध में कोई घोषणा न करे। इस प्रकार के स्थगन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाई स्थगन कहते हैं। और हाल ही में हमारे ओम बिरला जी ने इस तरह अनिश्चित काल के लिए इस जो हमारा संसद का सत्र जारी था इसे स्थगित कर दिया, यानी कि साइन डाई स्थगन। क्लियर दोस्तों? वेरी गुड। प्रधानमंत्री, छठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद से टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितनी बार शामिल किए गए हैं? दोस्तों हाल ही में अमेरिका की एक जो टाइम मैगजीन है उन्होंने विश्व के सबसे प्रतिष्ठित 100 लोगों को, यानी कि सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची जारी की है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री अब तक 4 बार शामिल हो चुके हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 बार। हमारे प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री 4 बार जब इस टॉप 100 में शामिल हो चुके हैं टाइम पत्रिका की इस सूची में, तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम 2014 में और इसके बाद 2015, 2017 और अब 2020 में शामिल किया गया। कितनी बार हुआ?
1 2 3 4 बार हमारे टाइम पत्रिका की इस सूची में शामिल हो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री। और अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका की सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से नाम शामिल किया गया है, यानी कि अब तक 4 बार। और टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता है। और सूची में 5 श्रेणियों में लोगों का नाम दिया गया है। 5 श्रेणी कौन कौन सी? पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स, आइकन। इन 5 श्रेणियों में विभिन्न व्यक्तियों की पसंदगी की जाती है। और इस सूची में निम्नलिखित भारतीयों का नाम भी शामिल है। उनमें से एक है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, और उन्हें पायनियर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर है और HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, उन्हें भी शामिल किया गया। लेकिन कलाकार की कैटेगरी में आयुष्मान खुराना का नाम शामिल है। 7वां क्वेश्चन, सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के किस निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं, नाम है सुरेश अंगड़ी। और आपने भी सुना होगा कि सुरेश अंगड़ी वो कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा से सांसद थे, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बेलगांव से। कहां से? बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र से वो सुरेश अंगड़ी वो संसद सदस्य थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेलगांव। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया है। वह कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य। और सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 8वां क्वेश्चन, इस्माइल तोरोमा किस देश के राष्ट्रपति बने? दोस्तों इमेज में देख सकते हैं इस्माइल तोरोमा, और वो हाल ही में बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोगेनविल। तो देखो, पूर्वी विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। और नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगेनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था। और इस पहले आम चुनाव में राष्ट्रपति बन गए हैं इस्माइल तोरोमा। और यहां हम बात करते हैं बोगेनविल की। तो बोगेनविल क्या है? बोगेनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का समूह है, जिसकी कैपिटल का नाम है बुका द्वीप। बोगेनविल की करेंसी है PNG किना, और बोगेनविल के राष्ट्रपति बन गए हैं इस्माइल तोरोमा। 9वां क्वेश्चन, ITB यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ITBP ने हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड सरकार के साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड सरकार। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, और इसीलिए सुर्खियों में आया ITBP और उत्तराखंड राज्य। तो सबसे पहले तो हम इस ITBP की बात करें, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1962 को, यानी कि भारत चीन युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना CRPF अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। और ITBP का आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, इसका आदर्श वाक्य है। और ITBP के वर्तमान महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल, नाम मत भूलिएगा, सुरजीत सिंह देसवाल ITBP के महानिदेशक है। और जब समझौता किया है उत्तराखंड राज्य की सरकार के साथ, तो उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून, लेकिन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल का नाम है गैरसैंण। और उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड।
और दोस्तों फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? फूलों की घाटी वो भी उत्तराखंड में स्थित है और शांत घाटी केरल में। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती? दोस्तों इस महिला की इमेज को आप देख सकते हैं, क्या आप पहचानते हैं इस महिला का नाम क्या है? इस महिला का नाम है एशले बार्टी। क्या एशले बार्टी ने ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीत ली है और अपने खिताब में एक और खिताब डाल दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशले बार्टी। लेकिन एशले बार्टी किस देश से बिलोंग करती है? तो याद रखो एशले बार्टी 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी है और विश्व में टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेटर खिलाड़ी एशले बार्टी ने ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ दी है और इसलिए आपको याद रखना है एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी। 11वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है? भारत की नौसेना और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की नौसेना दोनों के बीच एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम है पैसेज अभ्यास, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो देखो भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना जिसे शॉर्ट में बोले तो RAN के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसेना अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज आरंभ हो गया है और इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमुक पोत शामिल होंगे, यानी कि हमारे इस पोत के नाम भी आपको याद रखने हैं कि सह्याद्री और करमुक हमारे भारत देश के एक पोत और इसे शामिल किया गया है इस पैसेज एक्सरसाइज में। और पैसेज एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? अंतर क्षमता को बढ़ाना, तालमेल में सुधार करना, एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना इस पैसेज एक्सरसाइज के प्रमुख उद्देश्य। और हमारे नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और जब इस नौसेना अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया है हमने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ, तो पहले तो आप देख सकते हैं इस दक्षिण गोलार्ध में स्थित है यह ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल का नाम है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में डीन जोन्स का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे? डीन जोन्स जिसका हार्ट अटैक की वजह से मुंबई में निधन हो गया है, वो IPL के एक जाने माने कमेंटेटर थे और दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया देश के एक जाने माने क्रिकेटर जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्रिकेटर खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में देहांत हो गया। 59 वर्षीय डीन मेरविन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य थे। और आगे आपको बताऊं तो डीन जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच, 164 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेले। इस समय वे इंडियन प्रीमियर लीग के कमेंट्री टीम के साथ मुंबई में थे, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता हमारे आरोग्य प्रधान ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और डॉक्टर हर्षवर्धन बोले तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने की है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आयुष्मान भारत PM जय स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज के विजेताओं के पुरस्कार भी प्रदान किए। और यहां जब इस योजना की बात करते हैं तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संयुक्त प्रमाणन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। और इसके अलावा ABPM जय एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क
प्रैक्टिशनर्स गाइडबुक भी जारी की और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्तमान सीईओ कौन है? डॉक्टर इंदु भूषण, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किस आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है? दोस्तों कल ही इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। और कोई भी आयोग का यदि गठन किया जाता है तो हमारे लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में। तो याद रखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किस आयोग की? स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वामीनाथन आयोग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है शिवानी सोलंकी, राम शरण। और दोस्तों राम शरण वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। दीपिका मेवाड़ा फ्रॉम मध्य प्रदेश के उज्जैन से लगातार डेली वीडियो देखती है और कमेंट भी लिखती है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बांभनिया शनि वो गुजरात के महुआ से बिलोंग करते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आंसर सही है। मुकेश कुकड़िया फ्रॉम राजकोट जसदन बरवाला बोले तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और गजानन सम्राट फ्रॉम महाराष्ट्र के हिंगोली से, तो आपका भी आंसर सही है। और हिंगोली से हमारे बहुत से सारे फ्रेंड इस वीडियो की चैनल में जुड़ चुके हैं, यानी कि जीके 2020 पर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संध्या दास वो कोलकाता से है और उन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, आपको भी धन्यवाद। राजेश बोरीचा दवे ध्रुविक, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, राजस्थान से है हेमराज माली। और तस्लीम कुरैशी, आप सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही कैन बेतवा लिंक परियोजना से सूखा प्रभावित किस क्षेत्र का विकास होगा? दोस्तों हमारे इंडियन जियोग्राफी से जुड़ा हुआ यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना जो हाल ही में सुर्खियों में रही, तो सूखा प्रभावित किस क्षेत्र का विकास होगा इस कैन बेतवा लिंक परियोजना से? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उनमें से सही आंसर ढूंढना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कंटेंट और क्वालिटी की दृष्टि से हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आपको यदि बेस्ट लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपके दोस्तों तक यह वीडियो की लिंक पहुंचनी चाहिए और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। लिंक शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। दोस्तों छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।